बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों, मैं मनीष एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सीएलसी के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ा था बच्चों, जब गुरुत्वीय विभव की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत फॉर्मूला था। अभी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो चलो स्टार्ट करें। देखो बच्चों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे U है, U मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो -Gmm/r ऐसा लिखा था ना जब गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो सूत्र होता है। स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है, किसी निकाय में जो ऊर्जा संचित हो गई। अब मान लें कि अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, या कोई बिंदु द्रव्यमान है, उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसमें बाहर से अनंत दूरी से किसी बिंदु द्रव्यमान को या किसी द्रव्यमान को हम लोग धीरे धीरे इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है, किसके द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, उसका ऋणात्मक उसमें सिस्टम में, निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, द्विकण निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो मान ले दो पार्टिकल है m1 और m2, इनका मास दिया हुआ है और r इनके बीच की दूरी है। तो इस निकाय का, द्विकण निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, कैसे लिखेंगे, -Gm1m2/r हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स का एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो किसी निकाय में n कण है, जैसे 10 कण है, तो सबका पेयर वाइज हम लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर उसी को ऐड कर देंगे, तो पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें पता चल जाएगी। अब जैसे अगर n कण है तो टोटल कितने पेयर्स होते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, NC2। अगर n में से किसी दो का सिलेक्शन करना, नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसको n × n-1/2 सॉल्व करने के बाद ऐसा आता है ना, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, तो लिख करके ऐसा आता है। खैर जो भी है, तो टोटल इतने पेयर बनते हैं। तो लिखा है कि n कणों वाली अगर एक निकाय है, तो उसमें n × n-1/2 युग्म होंगे, टोटल इतने पेयर्स बनेंगे। सभी युग्मों की स्थितिज ऊर्जा का योग निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। देखते हैं एक दो एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों, मान लो यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर दूसरा पार्टिकल है, यहां तीसरा, यहां चौथा, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इसको m1 नाम दे देते हैं, ये m2 है, ये m3 है, m4 है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हमने कुछ पार्टिकल लिया, तो m1 m2 के बीच एक ऊर्जा होगी। पूरे निकाय की ऊर्जा के लिए हम लोग पहले 1 और 2 के बीच की ऊर्जा लिखेंगे, फिर 1 3 का, फिर 1 4 का, 1 से सारे हो गए। अब 2 3, फिर 2 4 हो गए, फिर 3 4। तो इस तरह से टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं, 6 पेयर्स बन रहे हैं ना। तो अगर आप 4 पार्टिकल्स है, 4c2 करोगे, 4 × 4 - 1/2, तो ये भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो हर एक पेयर का अलग अलग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके जोड़ देना है। ये समझ में आ रहा है ना। या आप ऐसे कर सकते हो, एक पार्टिकल का पहले पूरा निकाल लो, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, ठीक है, एक का निकाल लिया। अब टोटल कितने, 4 हैं, तो 1 2 3,
3 आया एक का, फिर हर एक 4 के लिए इसको 4 गुना कर दो तो 2 बार आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो टोटल 6 बार पेयर आ जाएगा। वो मैं लिख के आपको समझाता हूं, देखो ध्यान देना बच्चों। पहले आप लिखोगे U12, U13, U14 जितने भी हैं, फिर उसके बाद U21, U23, 22 तो होगा नहीं ना, फिर U24 इस तरीके से, फिर उसके बाद U अब 3 में 31, 32, 33 नहीं लिखेंगे, 34 इस तरह से जितने पेयर्स हो रहे हैं, 3, 5 सारे पेयर्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देखो U12, U21 दो बार आ गया ना, एक ही चीज, फिर 13, 31 दो बार आ गया। तो इस तरह से या तो आप किसी एक पार्टिकल का बाकी सबके साथ स्थितिज ऊर्जा निकाल के उसको जितने पार्टिकल्स हैं उतने से गुना करके 2 से भाग दे दो, एक तरीका है। या आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जितने पेयर्स हैं हर एक पेयर की स्थितिज ऊर्जा निकाल करके जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये तो इसके लिए हमने एक उदाहरण बताया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको मिटा करके कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं किसी निकाय के लिए। एक घन है क्यूब, और इस क्यूब के हर एक वर्टेक्स पर जितने शीर्ष है ना, हर एक शीर्ष पर एक द्रव्यमान रखा है, ऐसे। और इसके घन की जो भुजा है वो क्या है, ए। देखो बच्चों ध्यान देना, सभी द्रव्यमान m है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि अनंत से इस सभी कण को, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए ना, 8 कण है, अनंत से लेकर के धीरे 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 सबको ला रहे हैं। तो लाने में जो कार्य होगा उसी का ऋणात्मक, समझ रहे हो ना, गुरुत्वीय बल के कारण जो कार्य किया जा रहा है उसका ऋणात्मक निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ये समझ में आ रहा है? मतलब यह है कि पहले कुछ भी नहीं है, एक द्रव्यमान m द्रव्यमान को ला करके यहां पे फिक्स कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं था, कोई गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं था, तो इसको लाने में कोई कार्य नहीं होगा, शून्य मान लो। अब इसके प्रेजेंस में एक दूसरे द्रव्यमान को अनंत से यहां पे ला रहे हैं, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान है, इसको अनंत से धीरे धीरे यहां पे लाए, इसका पहले से गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में क्या करेगा, ये उसको आकर्षित करेगा, ठीक है ना। अब इसको यहां तक लाना है तो धीरे धीरे, ताकि एक्सेलरेशन ना हो, त्वरण ना हो, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बिना अगर लाना है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, ताकि धीरे 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 यहां पर आ पाए। तो यहां पर आ गया, तो यहां पर आने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। तो एक को रहने दिया, दूसरे का, एक के प्रेजेंस में दूसरे को लाने में कुछ कार्य हुआ। अब इन दोनों के प्रेजेंस में, इन दोनों की उपस्थिति में तीसरे द्रव्यमान को लाने में भी कुछ कार्य होगा। इस तरह से बारी बारी से हर एक आवेश को, हर एक द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है गुरुत्वीय क्षेत्र का या गुरुत्वीय बल का कार्य, उसका ऋणात्मक यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। ये समझ में आया ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, 2 तरीका मैंने पहले बता दिया था। पहले एक तरीका क्या है कि जितने पेयर्स हैं हर एक पेयर का, हर एक युग्म की ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे।
दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, किसी एक की ऊर्जा सबके साथ किसी एक का ज्ञात कर लें, फिर जितने पार्टिकल्स हैं जितने कण हैं उससे गुना कर दें और 2 से भाग दे दें, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, जो थोड़ा लेंदी है, पहले एक को रहने दें फिर दूसरे को लाएं, फिर इन दोनों के प्रेजेंस में तीसरे को लाएं, फिर तीन के प्रेजेंस में चौथे को लाएं। इस तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, तो अभी जो प्रश्न है आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो सॉल्व करो। प्रश्न में क्या है, आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। दिए गए चित्र में दिए गए निकाय, ऐसे लिख देते हैं, निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। अब देखो ध्यान देना, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का। कैसे हल करेंगे, अगर पेयर वाइज हल करें, देखो मैं बता रहा हूं, पेयर वाइज कहने का मतलब टोटल 8 है, 28 पेयर हो जाएंगे क्या? ये समझ में आ रहा है? कितने पेयर हो जाएंगे? 28 पेयर। अब देखो पेयर वाइज सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या लिखेंगे, माइनस जी एम गुना एम बट्टा ए, माइनस जी एम एम बट्टा ए। एक आया। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे क्या? 1 2 3 4, ये 4 हो गया, फिर 5 6 7 8, ये 8 हो गए, फिर 9 10 11 12, 12 हो जाएंगे टोटल। ठीक है ना, हमें टोटल कितना चाहिए? 28। तो 12 पेयर्स ऐसे हैं, 12 युग्म ऐसे हैं जिनमें 2 कणों के बीच की दूरी a है, तो 12 युग्म के लिए ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद देखो बच्चों, ये जो एक फेस है, ये एक सतह, इसमें इन दोनों के बीच की दूरी √2 है, इन दोनों के बीच की दूरी √2 है। ठीक है, तो उनके लिए क्या लिखेंगे, माइनस जी एम एम बटा ए, एम स्क्वायर के बदले अभी एम एम लिख देते हैं, बाद में तो एम स्क्वायर हो ही जाएगा। ठीक है, और ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? एक सरफेस पर, एक फलक पे, एक सतह पर 2 बनेंगे, टोटल 6 सतह है, तो 6 दूना 12 फिर से बन जाएंगे क्या? 12 12 24, 24 हो गए। अब देखो ध्यान देना बच्चों, एक ये मतलब आप कैसे समझो, जैसे रूम है ना, कोई कमरा है, उसके डायगोनल्स, ठीक है ना, विकर्ण, मैं यहां ड्रॉ करके बताता हूं, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का, ठीक है, 2 हो गए, फिर इन दोनों का 3 और इन दोनों का 4, इन सब के बीच की दूरी √3a होगी। यहां से इससे इस बिंदु, इसके अपोजिट कौन सा, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से डायगोनल्स 3 डायमेंशन में मैं कैसे समझाऊं, कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऐसा। खैर आप समझ पा रहे हो ना बच्चों? ठीक है, तो टोटल ऐसे 4 पेयर्स होंगे जिनके बीच की दूरी क्या होगी, √3a। विकर्ण क्या होता है, एक घन का विकर्ण √3a होता है, तो √3a दूरी वाले 4 पेयर होंगे। देखो तो अब टोटल 28 हो गए। अब ये आंसर आसानी से आ जाएगा, यहां पर √2a है, ठीक है ना,
ये √2a मिस हो गया था, तो √2a। अब जरा सॉल्व करो, gm² सब में कॉमन है, gm² बाई ए, तो माइनस gm² बाई ए कॉमन ले लेंगे, यहां पे 12 आएगा, यहां पर 6√2 या 12/√2 ही अभी रहने दो, प्लस 4/√3। ठीक है, यही आंसर हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी निकाय की ऊर्जा। समझ में आया बच्चों? दूसरा तरीका क्या है जो मैंने बताया था कि पहले एक का निकालो, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तो 1 2 3 तीन द्रव्यमान से ए दूरी है, तो 3 पेयर के लिए क्या लिखेंगे? 3 पेयर के लिए माइनस gm1m2 बाई ए। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड देखो। पहले इसका निकाल रहे हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 से जो इसकी दूरी थी वो माइनस, वो कितनी थी? ए थी, तो gm1 m2 बाई ए ये हो गया निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए ये तीनों के लिए 3 हो गए। फिर देखो ये कितनी दूरी पर है? √2a, ये भी √2a, ये भी √2a, 3 जो है वो √2a पर है, माइनस gm1 m2 बटा √2a। ठीक है, और एक जो है वो √3a की दूरी पर है, एक ठीक विपरीत। टोटल कितने थे? 8 थे, उसमें से एक का निकालेंगे तो बाकी 7 कणों के वजह से निकालेंगे ना, तो 3 3 मिल गया, एक और माइनस gm1 m2 बट्टा √3a मिल गया। अब ध्यान देना बच्चों, ये एक कण का मिल गया, टोटल कितने? 8 कण, तो इसको 8 से गुना करके 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो जब आप यहां पे इसको इससे गुना करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 तिया 12 आ गया, फिर 4 तिया 12 आ गया, और यहां पर 4, वही बात है। तो अलग अलग मेथड है, सॉल्व किया जा सकता है ना इस तरीके से भी। ठीक है, तीसरा मेथड मैंने क्या बताया बच्चों? पहले एक को रहने दिया, कोई कार्य नहीं हुआ, 0। फिर दूसरा है, दूसरे को ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? gm1 m2 बटा ए, तो इस दोनों का हो जाएगा माइनस gm1 m2 बटा ए। अब इस दोनों के प्रेजेंस में तीसरे को लाए तो इन दोनों के प्रेजेंस में फिर कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उसको और फिर ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए gm1 m2 बटा ए माइनस में, और इसके लिए √2a, तो ये 3 निकाय बन गया 3 पार्टिकल का। फिर चौथा ला रहे हैं तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और जो पहले था, तो ये ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इंट्रोगेशन में हम लोग ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं जब समाकलन करना हो। ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू है तब ये पेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। हम लोग को पता ही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पृथ्वी, ऐसे लिख देते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मान लें कि कोई पार्टिकल है जो पृथ्वी की सतह पर है, कोई कण, कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है, ये केंद्र है, केंद्र से ये दूरी r, यहां पर स्मॉल m द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान m मान लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पृथ्वी को अभी स्फेरिकल मान लो,
तो जब भी बाह्य बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना होता है या गुरुत्वीय बल ज्ञात करना होता है, हम लोग उस गोले को, चाहे वो ठोस गोला हो चाहे वो गोलीय कोश हो यानी हॉलोस्फीयर हो, सबको उसके द्रव्यमान केंद्र, मतलब जो बिंदु है केंद्र बिंदु, उसके केंद्र पर एक बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं, यानी पूरे को उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मास हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? उसके केंद्र पर पूरा ऐसे जगह है ना, सब जगह इसका द्रव्यमान है पूरे गोलीय क्षेत्र में। अब हम लोग ऐसा मान लें कि सिर्फ उसके केंद्र पर एक बिंदु द्रव्यमान है m, कैपिटल M, तो इन दोनों दो पार्टिकल सिस्टम हो गया ना, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, -Gm1m2/r, ये हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और दूरी पर है तो यहां पर वो r लिख देंगे। समझ में आ रहा है? किसी ऊंचाई पर h पे लिख दिया मान लो, तो h पे लिख करके हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी इसको मिटा करके लिखते हैं। पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन को हम लोग डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग mgh पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, पहले भी mgh छोटे बच्चों छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। कैसे आता है अप्रोक्सीमेशन, वो हम लोग यहां सीख लेते हैं, ध्यान देना बच्चों। ये मान लेते हैं कि r त्रिज्या है पृथ्वी की, इसका द्रव्यमान m है, सतह से h ऊंचाई पर एक बिंदु द्रव्यमान रखा है। पहले कहां पे रखा हुआ था, यहां पर सतह पर था, सतह से उसको h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। ठीक है, अभी चित्र में तो h बहुत ज्यादा दिखाया है, लेकिन अगर ये h का मान पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले बहुत कम हो, तब हम लोग ये लगभग लगभग mgh के बराबर लिख देते हैं। अगर h का मान पृथ्वी की त्रिज्या के कंपेरेबल हो गया, उसके समतुल्य हो गया, तो mgh फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या है वो एक बार आप अच्छे से समझ लो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि प्रारंभ में एक कण ए बिंदु पर था, सतह पर था, जिसको सतह से h ऊंचाई पर ले जाते हैं। माना कि m द्रव्यमान को, m द्रव्यमान मतलब एक पॉइंट मास है, कण द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर h ऊंचाई पर ले जाते हैं। अब अगर h ऊंचाई पे ले जाएंगे तो परिवर्तन आएगा पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा में। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखो जरा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हम लोग ऐसे लिख देते हैं, u इनिशियल -gm(m)/r। अब अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी,
अंतिम स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U फाइनल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा दूरी केंद्र से क्या हो जाएगी, R प्लस एच, पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो ये फाइनल आ गया, इनिशियल आ गया, दोनों का अंतर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या है, G कैपिटल M स्मॉल m बटा R प्लस H, और U इनिशियल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस में G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, GMM तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, GM स्मॉल m को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है ना, R एक बच गया 1 बाई आर, दूसरा क्या बचेगा माइनस 1 बाई आर प्लस एच। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो G कैपिटल M स्मॉल m, एलसीएम क्या आ जाएगा, R गुना R प्लस एच। इसको इधर ले आते हैं, R प्लस एच हो जाएगा, और इस स्मॉल r को इधर ले आएंगे, माइनस R हो जाएगा, R से R कट जाएगा, तो ऊपर H रह जाएगा, ठीक है। इसके आगे यहां लिखते हैं, तो इसलिए डेल्टा U क्या हो जाएगा बच्चों, GM स्मॉल m गुना H बटा R गुना R प्लस H, ऐसा लिख सकते हैं। अब GM R है ना, एक और R कॉमन ले लेते हैं, R स्क्वायर, यहां पर M यहां पर H, इस जगह बचेगा 1 प्लस H बटा R, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब ये जो है ना GM बटा R स्क्वायर, ये छोटा g होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो mgh बटा 1 प्लस h बटा R आता है। ये है असल फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण के रूप में, g के रूप में अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को लिखना चाहें तो ऐसा हो जाएगा। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन है। अब यहां पर स्पेशल केस क्या मानते हैं, यदि h का मान r के मुकाबले बहुत कम हो जाए, तब हम लोग 1 प्लस एच बाई आर को लगभग लगभग 1 लिख सकते हैं। h बाई आर तो नगण्य हो गया, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। तो अगर h का मान पृथ्वी की त्रिज्या के मान से, पृथ्वी की त्रिज्या आप सबको पता है बच्चों, ये r का जो मान है ना, ये होता है 6400 किलोमीटर, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होता है, तो रफली हम लोग 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख देते हैं, ठीक है, मीटर में, यानी 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब अगर ऊंचाई 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी हो, ठीक है, तो भी तो ये पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले बहुत कम होगा, यानी माउंट एवरेस्ट तक भी ले जाएंगे तब भी उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले वो ऊंचाई बहुत कम है, तो हम लोग वहां पर भी mgh ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब ये यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहां से पूरा ये प्रोसेस याद करो, यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको अब मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखो बच्चों, अब एक टर्म आता है सेल्फ एनर्जी, किसी गोले की स्वयं की गुरुत्वीय ऊर्जा। उसका क्या मतलब है? किसी गोलीय कोश की सेल्फ एनर्जी, स्वयं की गुरुत्व ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। या हम लोग सीधा सीधा कह देते हैं स्वयं की ऊर्जा, किसी गोले की, गोलीय कोश की या ठोस गोले की स्वयं की ऊर्जा, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलो स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ये ज्ञात करना है। सेल्फ एनर्जी का क्या मतलब है, इसको समझ लो बच्चों। अगर कोई गोला है, m द्रव्यमान का कोई ठोस गोला है, तो ठोस गोले में क्या होगा, जैसे मिट्टी का एक गोला बनाओ तो उसके अंदर में भी द्रव्यमान है, उसके ऊपर भी द्रव्यमान है। ठीक है, आप एक एक उदाहरण लो कि जैसे प्याज देखा, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, तो हम लोग ऐसा मानते हैं पहले एक छोटा सा गोला बनाया, उसके ऊपर एक लेयर बना दिया, फिर एक लेयर बना दिया, तो इस तरह से बहुत सारे द्रव्यमान को अगर अनंत से लाते जाएंगे तो एक सिस्टम बनेगा। ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा स्टोर्ड हो जाएगी, क्योंकि कार्य करने में, अनंत से द्रव्यमान को उस बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा। तो जो भी कार्य किया गया है गुरुत्वीय बल के द्वारा या गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा, उसका ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग सेल्फ एनर्जी या स्वयं की ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो ठोस गोले की बात है। अगर कोई खोखला गोला हुआ, गोलीय कोश हुआ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके सतह पर, ठीक है ना, सतह पर बहुत पतला सा लेयर था, फिर और द्रव्यमान चारों तरफ से लाए, फिर और लाए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा द्रव्यमान ला करके जब उसकी सतह पे रखते हैं, तो इस अवस्था में क्या होता है, उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, और उसी संचित ऊर्जा को हमें फाइंड करना है। ये समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है, पहले से कोई द्रव्यमान है, एक स्फीयर बना ना, पहले से एक द्रव्यमान है, अनंत से ला रहे हैं, तो उसके लिए ये तो कुछ ना कुछ कार्य, मतलब उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। दूसरे को यहाँ के ला के रख दिया, फिर तीसरे को लाया, धीरे 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 एक स्फीयर बन गया, एक गोला बन गया। समझ रहे हो, जो मैंने एक उदाहरण दिया था ना, अब इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर काम आएगा। तो एक बार समझो अच्छे से, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखो बच्चों, किसी गोलीय कोश में हमें क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा, स्वयं की स्थितिज ऊर्जा यानी सेल्फ एनर्जी ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं ये एक गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या r है, कुल द्रव्यमान m है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले एक छोटा सा द्रव्यमान लाए, बिंदु द्रव्यमान अनंत से कहीं से उठाकर ला रहे हैं, ठीक है, और ला करके धीरे 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 यहां पे रख दिया। पहला द्रव्यमान लाने में तो कोई कार्य नहीं होगा, फिर दूसरे द्रव्यमान फिर से कहीं से ला रहे हैं, तो जब आप यहां लाओगे, पहले से जो द्रव्यमान है उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य होगा, फिर और ला रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी क्षण इस पर m द्रव्यमान पहले से आ गया है, और अब dm द्रव्यमान हम लोग और ला रहे हैं। समझ में आया? इस निकाय पर माना कि किसी क्षण निकाय पर m द्रव्यमान उपस्थित है, तथा dm द्रव्यमान को अनंत से गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर लाते हैं।
तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं बच्चों। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, देखो थोड़ा सा जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? जी डी एम गुना एम, जी M1 M2 बटा आर, ये एक का हो गया, ठीक है ना। अब फिर से और ला रहे हैं, तो पहले ये डीएम का मान हम लोग जितना भी है और इसको लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे, एक समय के बाद पूरा एम द्रव्यमान यहाँ पर ले आकर के निकाय बना दिया, तो पूरी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसी का समाकलन करना पड़ेगा एम डी एम का, 0 से कैपिटल एम के लिए। तो ये क्या बन जाएगा? देखो u बराबर -gm² बाई 2, और अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें तो -gm² बाई 2r, ये हो जाएगा एक हॉलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या हो गया? उस निकाय को बनने में कितना गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया गया है, ठीक है ना, उसका ऋणात्मक ये सेल्फ एनर्जी हो गया। अब इसको मिटाते हैं, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। अब गोलीय कोष के बदले अब ठोस गोला, ठीक है। किसी ठोस गोले या ठोस गोले की स्वयं की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना बच्चों, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी त्रिज्या r है, कुल द्रव्यमान m है। हम लोग मानते हैं कि पहले एक छोटा सा द्रव्यमान लाके केंद्र पे रखा, फिर उसके चारों तरफ थोड़ा और द्रव्यमान रखा, फिर उसके चारों तरफ द्रव्यमान रख रहे हैं। वही वाला एग्जांपल जो मैंने प्याज वाला बताया था ना, वैसे एक लेयर के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक। तो इसको बहुत सारे कंसेंट्रिक हॉलोस्फीयर से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, संकेंद्रीय गोलीय कोष से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। यानी आप ऐसे समझ लो कि पहले से इतना द्रव्यमान आ चुका है, ये द्रव्यमान m मान लेते हैं, पूरा द्रव्यमान m है ना, कैपिटल M, तो पहले से ये स्मॉल m द्रव्यमान यहां पे रख चुके हैं। अब थोड़ा और द्रव्यमान लाते हैं जिससे इसकी त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। पहले त्रिज्या r थी, अब बढ़ करके ये dr हो गई, ठीक है ना। तो इसका जो द्रव्यमान है वो dm हम लोग मान लेते हैं, m और dm ज्ञात करते हैं। ध्यान देना बच्चों, m को तो क्या लिख सकते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो आयतन है पूरे गोले का 4/3 पाई r क्यूब है, उसका द्रव्यमान m है, निकाय बनने के बाद इतना द्रव्यमान हो गया। तो इकाई आयतन की जो द्रव्यमान है उसको हम लोग इसके आयतन से, इसका आयतन क्या है? 4/3 पाई r क्यूब, इस गोले के छोटे वाला जो गोला है सॉलिड स्फीयर, इसके आयतन से गुना कर दें तो हमें dm मिल जाएगा, और ये होगा m/r क्यूब गुना r क्यूब। क्या गया? 4/3 तो कट जाएगा, 4/3 और पाई भी कट जाएगा। अब हम लोग dm ज्ञात करते हैं बच्चों। dm क्या होगा? देखो पहले आयतन लिख दें 4/3 पाई r क्यूब, और इसका आयतन क्या है? ये घनत्व हो गया, द्रव्यमान, और उसको हमने आयतन से भाग दे दिया, ये घनत्व मिल गया, ठीक है ना, घनत्व डेंसिटी।
अब हम लोग इस छोटे से जो हॉलो स्फीयर है उसका आयतन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया, जो सतह का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी मोटाई है डी आर, इससे गुना कर देते हैं, ये आ गया। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं 3m बाई आर क्यूब। 3 ऊपर चला गया, m 4 पाई काट ही देते ना। अब जो बचा उसको लिख देंगे आर स्क्वायर डी आर। ये m मिल गया, dm मिल गया। ठीक है बच्चों, तो पहले से m था उसमें dm ला रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? माइनस gm dm बटा r। ठीक है, अब मान रख देते हैं जरा, देखो क्या आएगा। माइनस जी, m के बदले कैपिटल M बटा आर क्यूब गुना आर क्यूब, फिर dm के बदले 3m बटा आर क्यूब गुना आर स्क्वायर डी आर, और नीचे का r यहां पे लिख देते हैं। ये समझ में आया? मान रख दिया, देखो इसमें एक r कट जाएगा, बाकी जो कुछ भी है उसको एक साथ लिखते हैं। gm 3, तो 3gm इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, r टू द पावर 6, ये अलग हो जाएगा, बचेगा r टू द पावर 4 dr। इसका समाकलन कर दें 0 से कैपिटल R के लिए, तो हमें पूरे के पूरे गोले की सेल्फ एनर्जी यानी कि स्वयं की गुरुत्वीय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तब ये क्या हो जाएगा? r टू द पावर 5/5 माइनस 3gm स्क्वायर बाई r टू द पावर 6 गुना r टू द पावर 5/5, ये कट जाएगा, ऐसे लिख देंगे माइनस 3gm स्क्वायर बाई 5r, ये हो गया स्वयं की ऊर्जा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? m द्रव्यमान वाले एक कण को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h इक्वल्स टू 2r तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? mgh/1 प्लस h/r डेल्टा u का, ऐसा हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी में तो अगर h बहुत कम है तो हम लोग लगभग इसको mgh लिख देते थे। अभी h बहुत कम नहीं है, 2r के बराबर है, तो यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। या दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर पहले था, ठीक है ना, 8 दूरी पर, बाद में यही कहाँ पहुंच गया? पृथ्वी के केंद्र से 3r दूरी पर पहुंच गया। तो इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं। ये m द्रव्यमान था और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो हमें फाइंड करना है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, इनिशियल एनर्जी, जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है और अंतिम स्थितिज ऊर्जा है, उन दोनों का अंतर इतना ही कार्य किया गया होगा अगर इसको धीरे धीरे ले जा रहे, मतलब न्यूनतम कार्य जिसके लिए गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो u इनिशियल क्या लिखेंगे? माइनस gm स्मॉल m बाई r। प्रारंभ में इस पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा थी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो लिख दिया। फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस gm स्मॉल m बाई 3r। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r। अब हमें चाहिए कार्य, और कार्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा u, यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है ना, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य या बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना होता है तो u इनिशियल माइनस u फाइनल लिखते। ठीक है ना, चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा?
माइनस जी एम स्मॉल एम बाई 3r, यहाँ माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अब इसमें से जी एम एम बाई आर, देखो 1/3 माइनस में है और 1 प्लस में है, यानी सॉल्व करके 2/3 आ जाएगा, 2g m स्मॉल m बाई 3r। ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो स्मॉल g को जी एम बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो जी एम बाई आर को जी आर लिख सकते हैं क्या? अब ये यहाँ यूज कर लेंगे, देखो ये क्या बन जाएगा, 2/3 mgr। ये स्मॉल m तो है ही, और इस पूरे टर्म को gr लिख दिया, तो 2/3 mgr ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में v वेग से फेंका जाता है। v वेग से फेंका जाता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह से m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की तरफ v वेग से फेंका गया है। मान लेते हैं अधिकतम ऊंचाई वो b बिंदु तक पहुंचता है, तो यहाँ से a से b तक की जो ऊंचाई है हमें यही ज्ञात करना है। समझ में आया ना? देखो बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। हम लोग ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ए बिंदु पर जो कुल ऊर्जा है और बी बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होगी वो समान होगी। ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा भी है और निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी है। बी बिंदु पर जहां अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा उस जगह गतिज ऊर्जा शून्य होगी, तो सिर्फ निकाय की स्थितिज ऊर्जा की हम लोग बात करेंगे। दोनों ऊर्जा को हम लोग इक्वल कर देते हैं, यानी कि E पर कुल ऊर्जा A पर और B पर कुल ऊर्जा, दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दिया। A पर क्या लिखेंगे, एक तो गतिज ऊर्जा होगी 12 mv², और इसके अलावा एक स्थितिज ऊर्जा होगी Gmm/r। यहाँ अगर हम लोग B बिंदु पर बात करें तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ही होगी और कुछ नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो ये m सब में कट जाएगा, हमें h ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, 2 से एलसीएम ले लें, v², इसको gr लिख देते हैं। ठीक है ना। और यहां पर भी माइनस gr², gm को gr² लिख दिया, इसमें से एक r को कॉमन ले लो, तो ये r से r भी कट जाएगा, या नहीं भी ले सकते हैं कॉमन, r² भी अभी रहने दो,
क्योंकि हमें तो h चाहिए ना, फिर r को उधर माइनस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सॉल्व करके तो आंसर वही आना है, कुछ भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, ये टर्म ना, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, यानी 1 प्लस एच बाई आर इक्वल्स टू माइनस जी आर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी आर। ठीक है बच्चों, अब इस 1 को उधर ले जाएंगे, कहाँ, इधर ही लिखते हैं, एच बाई आर बराबर, इसको प्लस में लिख दें, यानी ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, कट जाएगा, ये जी आर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। जी आर बाई जी आर माइनस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, 2 का आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, या अभी ऐसे ही रहने दें, जी आर माइनस जी आर माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर बाई 2 बाई जी आर माइनस वी स्क्वायर बाई 2, जी आर से जी आर कट जाएगा। इस h बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी स्क्वायर बाई 2 जी आर माइनस वी स्क्वायर लिखा जा सकता है ना ऐसे। अब r को इस तरफ ले आते हैं, h बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर, r यहाँ ऊपर में आएगा, नीचे लिख दें तो 2g माइनस वी स्क्वायर बाई आर, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको फॉर्मूले के जैसा आप यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, या आर यहाँ पर भी आ जाएगा, किसी भी तरीके से आप लिख दो, लेकिन ये जो है इसको आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, दो द्रव्यमान है m तथा कैपिटल M द्रव्यमानों की दो वस्तुएं या दो कण एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। प्रारंभ में अनंत दूरी पर है और गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ गतिशील होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल डायरेक्ट यही लिख देते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ गतिशील होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों में एक बल लग रहा है, त्वरित मोशन होगा, त्वरित गति होगी, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब जब दोनों के बीच की दूरी d है तब आपको ज्ञात करना है उनके वेग। वेग ज्ञात करें जब दोनों एक दूसरे से
डी दूरी पर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दो ऑब्जेक्ट हैं, इनिशियली दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस था उनके बीच में। अब क्या हो रहा है कि दोनों को जब रिलीज कर रहे हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और ये मोशन अट्रैक्शन, ये जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? दो वस्तु को छोड़ा, दोनों एक दूसरे की तरफ आने लग गए, और इस पे भी बल लग रहा है, इस पे भी बल लग रहा है, तो त्वरण होगा, त्वरण से दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, वेग भी बढ़ता जाएगा, दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा भी बदलती जाएगी। तो जैसे जैसे दोनों पास आएंगे, स्थितिज ऊर्जा कम होता जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब दोनों के बीच की दूरी d है, तो हमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से दोनों का वेग ज्ञात करना है। तो हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों, दोनों में बाह्य बल तो लग नहीं रहा, सिर्फ अगर दोनों को निकाय मान लें तो गुरुत्वाकर्षण बल उनका आंतरिक बल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी अवस्था में संवेग जो है दोनों का संरक्षित रहेगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, संवेग संरक्षण से के सिद्धांत से m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। स्मॉल m द्रव्यमान के लिए v1 मान लिया वेग, दूसरे का v2 मान लिया। दोनों एक दूसरे से d दूरी पर आ रहे हैं। देखो यहां से आप v2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, v2 हो जाएगा m v1 बाई कैपिटल M। ठीक है, अब ऊर्जा हम लोग संरक्षण कर देते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से या ऐसे लिख दे, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा को बराबर कर दे रहे हैं। प्रारंभ में, इसको इक्वेशन 1 मान लो, प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, अनंत दूरी पर है तो शून्य हो जाएगा प्रारंभ की उसकी स्थितिज ऊर्जा। बाद में जब दोनों d दूरी पर आए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? गतिज ऊर्जा भी होगी, क्या लिखेंगे, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, v2 के बदले ये लिख देते हैं। ठीक है ना? अब यहां से v1 ज्ञात हो जाएगा, देखो स्मॉल m सब में एक एक कट जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी बराबर m बाई 2v1 स्क्वायर, यहां पर कॉमन ले लें तो यहां 1 बचेगा, यहां पर देखो हाफ स्मॉल m एक चला जाएगा, तो एक m ऊपर रह जाएगा और नीचे एक कैपिटल M रह जाएगा। ये स्मॉल m से ये स्मॉल m कट जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 2gm बाई डी, ये 2 को उधर ले गए, और फिर यहां पर v1 स्क्वायर, इसको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेकर के ऐसे लिख देते हैं। अब m उधर चला जाएगा ना, v1 मिल जाएगा हमारे पास, v1 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय d इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। v1 मिल गया, क्या ज्ञात करना है, v2 भी ज्ञात करना है, तो v2 हो जाएगा, इसमें स्मॉल m बाई कैपिटल M लिखेंगे। ठीक है ना? तो जब आप स्मॉल m लिखोगे तो स्मॉल m कट जाएगा और कैपिटल M को अंदर लिख दें, ये यहाँ देखो सिर्फ इसके बदले स्मॉल m आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। हो गया ना? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। दो तारों के
केंद्र के मध्य दूरी 10a है, उनके द्रव्यमान क्रमशः m तथा 16m है। वह उनकी त्रिज्याएं ऐसा लिखते हैं, त्रिज्याएं क्रमशः a तथा 2a है। अब बड़े तारे से छोटे तारे की ओर एक वस्तु को प्रक्षेपित किया जा रहा है। कि सतह से एक वस्तु को किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि वो छोटे तारे के सतह पर पहुंच सके। प्रक्षेपित किया जाए कि वह छोटे तारे की सतह तक पहुंच पाए। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिगर इसका मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसा है, ये एक स्टार, ये दूसरा स्टार, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 10a। ठीक है, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान 16m है। ये त्रिज्या a है, ये त्रिज्या 2a है। यहां से किसी वस्तु को v वेग से फेंक रहे हैं, हमें v की न्यूनतम मान ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, इन दोनों स्टार के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसी बिंदु होगी जिस बिंदु पर दोनों का गुरुत्वीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा और विपरीत दिशा में होगा, यानी उस बिंदु पर कुल गुरुत्वीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर वहां पर कोई बिंदु को, कोई द्रव्यमान को रख दें तो उस पर जो बल लगेगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं या नल पॉइंट कहते हैं। तो उस पॉइंट तक अगर पहुंच गया, मान लो यहाँ कहीं है नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, तो ये यहाँ से चला इस जगह पहुंच गया, उसके आगे ये खुद ब खुद उसको अट्रैक्ट कर लेगा ना, अपनी तरफ खींच लेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस बिंदु तक भेजना है जहां के बाद इस छोटे स्टार का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए। और ये दूरी को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। r पहले ज्ञात कर लेंगे, ये 10a माइनस r। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इस जगह क्या, कुल ऊर्जा, कुल जो क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, वो 0 होना चाहिए। यानी इस स्टार का गुरुत्वीय क्षेत्र निकालेंगे, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए gm/r स्क्वायर और इसके लिए g इंटू 16m/10a माइनस r का स्क्वायर। gm कट जाएगा, स्क्वायर रूट कर दो तो 10a माइनस r बराबर 4r हो जाएगा। इधर 5r, r की वैल्यू 2 है। ठीक है, यानी यहां से 2a या आप कह लो यहां से 8a पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, बस उतना ही हमें कंसीडर करना है। इसको उतनी गति देनी है कि इस पॉइंट तक, इसको C नाम दे दो, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को D।
तो डी से सी बिंदु तक लाना है, बस इतना ही है। तो इस जगह की कुल ऊर्जा और इस जगह की कुल ऊर्जा को हम लोग बराबर कर देंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी और टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर की कुछ न कुछ स्वयं की ऊर्जा होती है, सेल्फ एनर्जी। इसकी भी कुछ न कुछ सेल्फ एनर्जी है, वो नहीं बदलेगा। इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन एनर्जी है दोनों स्टार के बीच का, वो भी नहीं बदलेगा। तो बदलेगा क्या? इंट्रैक्शन एनर्जी का मतलब इन दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होगी ना, -g इंटू एम इंटू 16m/10 है। ये ऊर्जा तो हर स्थिति में सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर जो d की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा थी और यहाँ पर उसी बिंदु की सी बिंदु पर जब पहुंचेगा तो उसी पार्टिकल की स्मॉल m मान लेते हैं द्रव्यमान, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, बस उसी को हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सी पॉइंट के लिए सिर्फ एक तो इसके कारण होगा -gm स्मॉल m/2a, दूसरा इसके कारण होगा ना, ये 16m के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, तो क्या लिखेंगे -g इंटू 16m इंटू m डिवाइडेड बाई ये 10 - 8a 10 - 2a, तो कितना हो जाएगा 8a। ये समझ में आया ना? बस गतिज ऊर्जा तो है नहीं। अब अगर इस बिंदु पर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा gm स्मॉल m बाई ये 2a है तो 8a होगा, और फिर इस दोनों का क्या हो जाएगा -g इंटू 16m इंटू m डिवाइडेड बाई 2a और प्लस ½ mv²। इक्वेशन लिख दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके v का मान ज्ञात करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है मैं लिख देता हूं, 3/2√5gm/a हल करने पर। अब तो हल हो जाएगा ना, आसान ही है। देखो इन सब में छोटा m जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल हो गया, बाकी जो भी है उसको सॉल्व कर लेना है, तो g कैपिटल M और a के टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद, बाय बाय।